हेलो दोस्तों, वेलकम टू एसिड क्लासेस। इस वीडियो में हम लोग 17 फरवरी से लेकर 23 फरवरी तक के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को देखेंगे। इस हफ्ते की जो भी इंपॉर्टेंट जो न्यूज़ होंगी उसको हम लोगों ने एमसीक्यू के माध्यम से कवर किया है और उसको हम लोग डिटेल में एक्सप्लेनेशन के माध्यम से समझेंगे कि कौन-कौन सी चीज़ें जो है इंपॉर्टेंट हो सकती हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इसकी पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी, जिसका लिंक मैंने दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में। जाके वहाँ से चैनल को ज्वाइन कर लेना, जिससे आपको जितने पुरानी पीडीएफ होंगी वो भी अवेलेबल होंगी और आगे जो भी मैं अपडेट करूँगा या जो भी पीडीएफ अपलोड करूँगा वो आपको ईज़िली वहाँ पे मिल जाएँगी। तो जाके चैनल को ज्वाइन भी कर लेना। तो अब बिना किसी तरह के डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं ये कौन-कौन से जो है क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है इस हफ्ते के लिए। तो सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है, हाल ही में जो है कौन से 2 देशों ने जो है महत्वपूर्ण खनिजों के में सहयोग को मजबूत करने के लिए ट्रस्ट पहल की शुरुआत की है? यहाँ पे आपको बताना है कि ट्रस्ट पहल जो है किन 2 देशों ने शुरू किया है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका ने जो है इस तरीके की पहल को शुरुआत किया है। तो समझते हैं इसके बारे में डिटेल में। तो देखो, सबसे पहले समझो कि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, वो अभी 2 देशों की विजिट पे गए थे, ठीक है? पहले गए थे फ्रांस, उसके बाद गए हैं वो अमेरिका, ठीक है? फ्रांस में जो उन्होंने एक इम्पोर्टेंट समिट को जो है को-होस्ट किया है, वो कौन-सी थी? वो थी एआई समिट, ठीक है? जिसका आयोजन कहाँ किया गया था? वो किया गया था पेरिस में। तो इमैनुअल मैक्रोन और प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जो है मिलके इस समिट को को-होस्ट किया है, ठीक है? ठीक है, इसको जो है मैंने डिटेल में पिछली वीडियो में कवर किया है कि एआई समिट कहाँ हुई है और उसका क्या-क्या मोटिव है। नहीं देखा, जाके प्रीवियस हफ्ते का वीडियो देखो, आपको सब चीज़ें क्लियर हो जाएँगी। तो फ्रांस के बाद जो है मोदी हमारे गए हैं अमेरिका, ठीक है? वहाँ पे जो उन्होंने विज़िट करी। तो अमेरिका जब गए तो इस तरीके के इनिशिएट को जो है लॉन्च किया गया है। तो ट्रस्ट पहल की अगर हम बात करते हैं तो इसकी फुल फॉर्म को समझें तो ट्रांसफॉर्मिंग रिलेशनशिप यूटिलाइजिंग स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजीज़ का जो है फुल फॉर्म है। ये बेसिकली इसका मोटिव क्या है? वो मोटिव बेसिकली जो है ये कोऑपरेशन को जो है एनहांस करेगा। अब किस तरीके के कोऑपरेशन को एनहांस करने वाला है? तो बेसिकली जो क्रिटिकल मिनरल्स होते हैं जैसे कि लिथियम हो गया, उसके बाद जो है रेयर अर्थ एलिमेंट्स होते हैं, यानी कि जो बहुत ही रेयरली जो है अर्थ पे जो है अवेलेबल है, यानी कि जो पृथ्वी की सतह पर जो है जो तत्व बहुत मुश्किल से मिलते हैं, उनकी जो है सप्लाई चेन को बढ़ाने के लिए, ठीक है, टेक्नोलॉजी को ईज़ करने के लिए और जो ट्रांसफ़र जो है रेगुलेटरी तरीके से हो, जिसमें रिफ़ॉर्म की ज़रूरत हो तो रिफ़ॉर्म भी किए जाएँ और जो है एक्सपोर्ट कंट्रोल्स को जो है एड्रेस करना, जिससे कि जो है ट्रेड स्मूथ हो सके इन इन अर्थ एलिमेंट्स का। इसके लिए जो है ट्रस्ट पहल जो शुरू की गई है। तो जैसे नाम से ही समझ में आ रहा है, ट्रस्ट पहल का मतलब क्या है कि एक तरीके का ट्रस्ट बनाना दोनों देशों के बीच में, कि जो है इस तरीके का जो स्मूथ ट्रांज़िशन हो सके, ट्रांसफ़र हो सके ट्रेड का। और जो एलिमेंट्स हैं इस तरीके के, तो उनको जो है ईज़िली जो है ट्रेड किया जा सकता है। इसके बाद जो है ये जो एडवांस जो मटेरियल्स होते हैं, जैसे फार्मास्यूटिकल्स हो गया, ठीक है, हाई-टेक कॉमर्स हो गया, इसको भी जो है बढ़ावा देना है, जिससे कि जो है दोनों देशों के बीच में जो है एक स्ट्रैटेजिक और इकोनॉमिक टाइज़ बन सके और उनका जो ट्रेड है वो जो फुलफ़िल हो सके, फ्लरिश हो सके। तो इस तरीके की जो है ट्रेड बैलेंस को जो है करने के लिए इस तरीके की ट्रस्ट पहल की शुरुआत की गई है इंडिया और यूएस के द्वारा। तो समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो कह रहा है कि 8वें भारतीय महासागर सम्मेलन यानी कि इंडियन ओशियन कॉन्फ्रेंस का जो है आयोजन कहाँ किया गया है? यानी कि एक तो 8th है, ये भी याद रखना इम्पोर्टेंट। इसका आयोजन जो है वो किया गया है ऑप्शन नंबर ए मस्कट, ओमान में जो है इस तरीके का आयोजन किया गया है। देखते हैं इसके बारे में। तो इसके अगर को-होस्ट की बात करें तो 3 कंट्रीज़ जो हैं जो इसकी को-होस्ट रही हैं। इसमें पहला हो गया इंडिया, सिंगापुर और ओमान जो है इसको को-होस्ट किया हुआ है। इसका जो मोटिव क्या रहा है इस कॉन्फ्रेंस का, तो जो इंडियन ओशन के आस-पास का जो रीजन है, तो उसके आस-पास जो देश पड़ते हैं, उनके बीच में जो समस्याएँ आ रही हैं, उस प्रॉब्लम्स को जो है इश्यू करने के लिए इस तरीके के कॉन्फ्रेंस को जो है किया गया है, जिसमें जो है इस रीजन के जितने भी लीडर्स हैं, उनको बुलाया गया है और वो आपसी सहमति से जो है इन इन चुनौतियों का जो है सामना करने के लिए जो है वो राज़ी हुए हैं, उन पे बात करी गई है। भारत की अगर बात करें तो भारत से जो हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं एस जयशंकर जी, उन्होंने जो है इस समिट में जो है पार्टिसिपेट किया है। तो ये इम्पोर्टेंट हो जाएगा किसने किया? जयशंकर जी ने जो है इस समिट में हमारी तरफ से पार्टिसिपेट किया है। तो ये चीज़ें याद रखना, मस्कट ओमान में हुआ है, इम्पोर्टेंट चीज़ है। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे कह रहा है कि वैश्विक पर्यटन लचीलापन दिवस जो है प्रत्येक वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? अगर हम प्रीवियस ईयर टेंस देखें तो उस तरीके की जो है डेज़ और उनकी थीम के ऊपर अक्सर क्वेश्चन बनते आए हैं, तो इम्पोर्टेंट भी रहा है हर साल ये क्वेश्चन। तो समझते हैं इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, 17 फरवरी को जो है ये दिवस मनाया जाता है, ठीक है? अब देखते हैं ये दिवस है क्या? तो इसका जो मेन मोटिव क्या है, तो जो टूरिज़्म सेक्टर में जो चैलेंजेस आते हैं, उनको जो है रिकवर करना और कंट्रीब्यूट करना है किसी भी देश की इकोनॉमिक ग्रोथ को, कल्चरल एक्सचेंज को, सस्टेनेबिलिटी को बढ़ाने के लिए जो है इस तरीके के जो है डेज़ को मनाया जाता है। इसको जो है यूएन जनरल असेंबली ने भी रिकॉग्नाइज़ किया है। तो बेसिकली जो है रेजिलियंस लाना है कि अगर कोई भी पैंडेमिक हो जाएगी, यानी कि इकोनॉमिक अगर डाउन टर्न्स आ जाता है, यानी कि अगर आर्थिक रूप से कोई पिछड़ापन आ जाता है या क्लाइमेट चेंज हो जाता है, तो उसमें जो है रेजिलियंस लाना है कि टूरिज़्म ना रुके और एक स्मूथली चलता रहे। इस तरीके की जो हर्डल्स आते हैं टूरिज़्म में, उसको जो है टैकल करने के लिए इस तरीके की जो है डेज़ को मनाया जाता है, ताकि अवेयरनेस फैले लोगों के मत और चैलेंजेस को जो है ओवरकम करने के लिए एक मोटिवेशन मिले। तो इस तरीके के डेज़ को मनाने का मोटिव ये रहता है। तो इसको मनाया कब जाता है? तो वो जाता है 17 फरवरी को, जो मैंने पहले ही बताया आपको।
याद रखना इंपॉर्टेंट है फैक्ट। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे कह रहा है भारत में जो है कौन सा राज्य जो है वो अपनी विधानसभा में अनुवाद प्रणाली लागू करने वाला पहला राज्य बना है। तो ट्रांसलेशन जो है सिस्टम लाने के लिए दो कौन सा राज्य है वो है उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। देखते हैं इसके बारे में। तो बेसिकली जो है ये प्रपोजल लाया गया है और अभी जो है ना अंडर रिव्यू है, इसको एक्सेप्ट नहीं किया है, अभी इस पे प्रोसेसिंग होगी और चीज़ों की बात होगी। तो ये अभी अंडर रिव्यू है। और कौन कौन सी भाषाएं, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट होगा कि कौन कौन सी लैंग्वेज में जो है यहाँ पे ट्रांसलेशन की बात की गई है। तो वो है अवधी, ठीक है, ब्रज भाषा, भोजपुरी, बुंदेलखंड और इंग्लिश। ये पांचों लैंग्वेज आपको याद होनी चाहिए, एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है। तो अवधी, ब्रज, भोजपुरी और बुंदेलखंड और इंग्लिश में जो है ट्रांसलेशन की बात की गई है उत्तर प्रदेश की असेंबली में, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट होगा, याद रखना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे कह रहा है कि भारत के जो है मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। अभी रिसेंटली जो है हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर को जो है चुना गया है, उनका हमको नाम बताना है। तो उसका जो है सही आंसर होगा वो होगा ज्ञानेश कुमार जी को जो है इस तरीके से हमारा नया इलेक्शन कमीशन बनाया गया है। देखते हैं डिटेल में इसके बारे में। तो ज्ञानेश कुमार जी जो है वो हमारे 26वें नंबर के जो है चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं, ठीक है। इससे पहले कौन थे? इससे पहले थे राजीव कुमार। तो ये किसकी जगह पे आ रहे हैं? तो वो आ रहे हैं राजीव कुमार की जगह, ठीक है। इनके अगर हम टेन्योर की बात करते हैं तो ये अपने टेन्योर में क्या-क्या काम करने वाले हैं और क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें होने वाली हैं। तो ये बेसिकली बिहार असेंबली का जो चुनाव हुआ वो देखेंगे, जो कि 2025 में होने वाला है। उसके बाद 2026 की बात करते हैं तो ये असेंबली इलेक्शन होंगे केरला में, पुडुचेरी में, तमिलनाडु में और वेस्ट बंगाल में जो असेंबली इलेक्शन होने वाले हैं, उसमें जो है ये काम करेंगे। उसके बाद जो है रिस्पॉन्सिबल रहेंगे कि प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होने वाले हैं और जो वाइस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होंगे 2027 में, उसमें भी जो है ये रिस्पॉन्सिबल होंगे। तो ये सब इनकी ड्यूटीज़ रहेंगी अपने टेन्योर में आके। और ये कौन से नंबर के हैं? 26वें नंबर के। याद रखिएगा कि नाम क्या रहेगा? ज्ञानेश कुमार हमारे नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर बन के आए हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे कह रहा है कि हाल ही में जो है दिल्ली की नई मुख्यमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। अभी जो है रिसेंटली जो है दिल्ली में विधानसभा चुनाव हुए, उसके नतीजे भी आए जिसमें जो है बीजेपी जो है वो मेजॉरिटी पार्टी बन के निकली है। तो उसने जो अपना एक सीएम जो है अनाउंस किया है अभी रिसेंटली। तो हमको उनका नाम बताना है। तो उसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, रेखा गुप्ता जी जो है उनको दिल्ली का जो है नया सीएम बनाया गया है। देखते हैं इसके बारे में। तो रेखा गुप्ता जी बेसिकली बीजेपी लीडर रही हैं और एमएलए बनी है कहाँ से? शालीमार बाग से। यह इंपॉर्टेंट हो जाएगा। शालीमार बाग से जो है इन्होंने चुनाव जीता है और बेसिकली जो है नेक्स्ट चीफ मिनिस्टर बनेंगी। और इनकी डेट ऑफ बर्थ की बात करता है तो 19 जुलाई को 1974 को जुलाना हरियाणा में जो है ये पैदा हुई है। ये दिल्ली की जो फोर्थ जो है वुमेन जो है एक चीफ मिनिस्टर है। इससे पहले 3 और थी, वो कौन-कौन सी थी? तो पहले थी सुषमा स्वराज जी, उसके बाद हुई हैं शीला दीक्षित जी, उसके बाद जो है आतिशी जो है वो चीफ मिनिस्टर थी कुछ टाइम के लिए। तो ये चौथी जो है रेखा गुप्ता जो है ये वुमेन जो है एक महिला होते हुए चीफ मिनिस्टर बनी है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे कह रहा है 38वें राष्ट्रीय खेलों में पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर किस राज्य या इकाई ने हासिल किया है। यानी कि हमको बताना जो 38वें राष्ट्रीय खेल हुए हैं उसमें जो है किस संस्था ने जो है या फिर किस राज्य ने जो है पहला स्थान प्राप्त किया है मेडल टैली में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड ने जो है पहला स्थान हासिल किया है। देखते हैं डिटेल में इसके बारे में। तो जो हमारे राष्ट्रीय खेल हुए हैं उनका आयोजन किस तारीख से किस तारीख तक किया गया है? तो वो किया गया है 28 जनवरी से लेके 14 फरवरी 2025 तक जो है इसका आयोजन किया गया है। लोकेशन क्या थी? यानी कि उत्तराखंड में जो इसका आयोजन किया गया है। मैस्कट यानी शुभंकर की बात करते हैं तो ये मौली है, ठीक है। ये बेसिकली स्टेट पक्षी के रूप में जो है इसको रिप्रेजेंट किया गया है। इसके बाद जो है जिसने जो है टॉप किया है मेडल टैली में तो वो है सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड ने जो है इसको टॉप किया है। इसमें कितने गोल्ड मेडल जीते? उन्होंने 68 गोल्ड मेडल जीते हैं। सब 26 जो है वो उन्होंने सिल्वर मेडल जीते हैं और 27 जो है ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। टोटल के 121 जो है उन्होंने टोटल मेडल जीते हैं, ठीक है। इस गेम की थीम की बात करते हैं तो बेसिकली जो थीम है ये ग्रीन गेम्स के रूप में जानी गई। इसके अलावा अगर हम टेबल देख लेते हैं तो महाराष्ट्र जो है वो दूसरे नंबर पे रहा है, हरियाणा तीसरे नंबर पे रहा है, चौथे पे मध्य प्रदेश है और 5वें पे कर्नाटका है। आप क्या करना, आपके लिए एक होमवर्क है, अपने-अपने स्टेट आप जो भी स्टेट के हों, आप अपने-अपने स्टेट की रैंकिंग याद रख लेना क्योंकि एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनने के चांस है। और उसमें जो है गोल्ड मेडल थोड़ा-सा याद रखना कितने गोल्ड मेडल जीते हैं और किस-किसने जीते हैं। हो सकता है कि टेबल में आ सकता है। यूपी पीएसएस में तो अक्सर आते ही हैं क्वेश्चन कि आपको जो भी गोल्ड मेडल जीता हो या जो मेडल जीता होगा, उसके मैच करने को आ जाएँगे। तो थोड़ा-सा आप एक आइडिया लेके चलना कि कौन से मेडल जीता है किस खिलाड़ी ने और किस स्पोर्ट्स से बिलॉन्ग करता है वो, ठीक है? बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे कह रहा है कि टाइम मैगज़ीन की वुमन ऑफ द ईयर 2025 सूची में शामिल एकमात्र भारतीय महिला कौन है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पूर्णिमा देवी बर्मन जो है, उनको जो है जगह मिली है टाइम्स मैगज़ीन में जो वुमन ऑफ द ईयर में, ठीक है? देखते हैं इनके बारे में डिटेल में। तो ये बेसिकली इंडियन बायोलॉजिस्ट हैं
और वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन की जो है बात करती हैं। इनके अगर काम की बात करते हैं तो इन्होंने बहुत एक्सीलेंट काम किया है, ठीक है? बायोलॉजिस्ट होने के नाते और वाइल्ड लाइफ के कंजर्वेशन के नाते। तो उसके लिए जो है इनको कई सारे अवार्ड भी मिले हैं। तो इसमें जो है सबसे पहले इनको नारी शक्ति पुरस्कार मिला है 2017 में। उसके बाद जो है विटनी अवार्ड मिला है, जिसको जो है ग्रीन ऑस्कर भी बोला जाता है, ठीक है? तो ये सारे अवार्ड भी याद रखना, इनको कौन-कौन से अवार्ड मिले हैं, पर्सन इन न्यूज़ में आ सकता है क्वेश्चन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, तो यहाँ पे कह रहा है कि बेस्ट फ़िल्म श्रेणी में बाफ्टा 2025 पुरस्कार किस फ़िल्म ने जीता है? यहाँ पे सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कॉन्क्लेव ने जो है इस तरीके का पुरस्कार जीता है। देखते हैं इसके बारे में डिटेल में। बाफ्टा बेसिकली जो है एक रिकॉग्नाइज़ करता है सिनेमा को, जो कि 1 साल के भीतर जो भी एक्सीलेंट जो सिनेमा हुआ होता है, उसको रिकॉग्नाइज़ करता है, उसको अवार्ड देता है। और इसके बाद जो है एक इम्पोर्टेंट फैक्ट याद रखना कि कॉन्क्लेव ऑफ द ब्रूटलिस्ट जो हैं, उन्होंने ये 4 जो है अवार्ड जीते हैं, जो सबसे ज़्यादा जीते हैं, ठीक है? इस पूरे कैटेगरी में जितने भी अवार्ड मिले हैं। देखते हैं कुछ इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट अवार्ड को याद रख लेते हैं कि कौन-कौन से कैटेगरी में जो है कौन से इम्पोर्टेंट अवार्ड मिले हैं किस चीज़ को। तो बेस्ट फ़िल्म की बात करते हैं तो वो कॉन्क्लेव को मिला है। आउटस्टैंडिंग ब्रिटिश फ़िल्म की बात करें तो वो भी कॉन्क्लेव को मिला है। लीडिंग एक्ट्रेस की बात करते हैं तो मैकी मेडिसन जो है उनको मिला है अनोरा पिक्चर के लिए। इसके बाद लीडिंग एक्टर की बात करते हैं तो एड्रियन ब्रॉडी को जो है द ब्रूटलिस्ट के लिए इसका अवार्ड मिला है। सपोर्टिंग एक्टर्स की बात करें तो जो सैल्डाना जो है उनको इस तरीके का अवार्ड मिला है बाफ्टा का। बेस्ट डायरेक्टर की बात करते हैं तो ब्रैडली कॉर्बेट यानी कि जो द ब्रूटलिस्ट के जो डायरेक्टर हैं, उसको जो है बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला है। तो ये सारी चीज़ें याद रखना। बाफ्टा जो है बेसिकली फ़िल्म की जो इंडस्ट्री है, उसमें जो एक्सीलेंट काम किया होता है 1 साल के भीतर, उनको एप्रिशिएट करने के लिए अवार्ड दिया जाता है। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, तो यहाँ पे कह रहा है कि विश्व सामाजिक न्याय दिवस हर वर्ष किस तारीख को मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 20 फरवरी को जो है ये दिवस मनाया जाता है। देखते हैं इसके बारे में डिटेल में। तो बेसिकली ये दिवस जो है वो सोशल जस्टिस और सोशल डेवलपमेंट को प्रमोट करने के लिए, उसके बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए लाया गया है। इसकी थीम की अगर बात करते हैं तो एम्पावरिंग इंक्लूजन, ब्रिजिंग गैप्स ऑफ सोशल जस्टिस की थीम है, इम्पोर्टेंट थीम है, याद रखना। बेसिकली वही है कि ये एड्रेस करता है इश्यूज़ को, जैसे पॉवर्टी को, एक्सक्लूज़न को, अनएम्प्लॉयमेंट को, इनइक्वालिटी को, ठीक है? और सोशल जस्टिस को जो है ये प्रमोट करता है कि सभी को जो है एक प्रकार से जस्टिस मिले, और ह्यूमन राइट के जो है ये प्रमोट करने की बात करता है। तो ये यहाँ पे याद रखना कि कब मनाया जाता है, 20 फरवरी को ये दिवस मनाया जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे कह रहा है कि चीन के बाद जो है इलेक्ट्रॉनिक पर्सनल लाइसेंस ईपीएल लॉन्च करने वाला विश्व का दूसरा देश कौन बना है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, भारत जो है इस तरीके का देश बना है। बेसिकली जो है एक इलेक्ट्रॉनिक लाइसेंस की बात चल रही है। जो पायलट हुआ करते थे उनको जो है इस तरीके का कोई लाइसेंस प्राप्त करने की सुविधा नहीं थी। लेकिन इस पहल के माध्यम से जो है ये पहल लाई गई है कि जो पायलट के जो लाइसेंस है वो डिजिटल माध्यम से मिल सकते हैं। ईजीसी जो मोबाइल ऐप है उसके माध्यम से जो है इस तरीके की चीज़ों को सरल बनाया गया है। इसको लॉन्च किसने किया है? तो हमारे जो यूनियन सिविल एविएशन मिनिस्टर हैं के राम मोहन नायडू, उन्होंने जो है इसको लॉन्च किया है। कहाँ पे किया है? उड़ान भवन में, नई दिल्ली में, ठीक है? तो बेसिकली ये ईपीएल जो है वो पार्ट है डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव का, क्योंकि जो है डिजिटलाइज़ करना है हमारे गवर्नमेंट का जो मोटिव है। तो इसलिए जो है ये पहल लाई गई है कि जो हमारे पायलट हैं उनको इस तरीके की लाइसेंस को जो है प्रोवाइड किया जाए डिजिटल माध्यम से। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो यहाँ पे कह रहे हैं कि राष्ट्रीय भूस्थानिक ज्ञान आधारित शहरी आवास भूमि सर्वेक्षण का शुभारंभ किसने किया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, शिवराज सिंह चौहान ने जो है इस तरीके की जो है पहल को लॉन्च किया है। देखते हैं इसके बारे में। तो ये जो पहल है इसको हम शॉर्ट फॉर्म नक्शा कह देते हैं, ठीक है? नक्शा की अगर फुल फॉर्म देखें तो नेशनल जियोस्पेशियल नॉलेज बेस्ड लैंड सर्वे ऑफ अर्बन हैबिटेशंस, ठीक है? इसको जो है यूनियन जो हमारे मिनिस्टर हैं शिवराज चौहान, उन्होंने रायसेन यानी कि मध्य प्रदेश के रायसेन में जो है इसको लॉन्च किया है। बेसिकली जो है ये जो अर्बन बॉडीज़ हैं, इनके लैंड रिकॉर्ड्स को डिजिटल करना, ठीक है? जिससे कि जो है इनमें ट्रांसपेरेंसी आए और किसी भी तरीके की जो है वो करप्शन को जो है ख़त्म किया जाए। तो नक्शा पहल की जो है मेन मोटिव यही है कि जो लैंड रिकॉर्ड्स हैं उनको डिजिटलाइज़ करना है। ये जो है इम्पोर्टेंट था, याद रखना। तो अब इस वीडियो में इतना ही था। अगर आपको डिस्कशन अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करो, वीडियो को शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। बाय।